हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीपी आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य कला पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, जिन्होंने भी मौर्य कला पार्ट 1 नहीं देखा है तो वह इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें ताकि यह वीडियो आपके समझ में अच्छे से आए। पार्ट 1 में हमने मौर्यकालीन प्रमुख स्तंभों के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, अशोककालीन स्तंभों के बारे में हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं और अब पढ़ेंगे अशोककालीन शिलालेख के बारे में। ठीक है, तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने किया। ठीक है, तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने किया। नेक्स्ट, सम्राट अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अशोककालीन शिलालेखों में किस किस भाषा का प्रयोग हुआ है? नंबर 1 हुआ है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है और खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भारत से कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं? किस लिपि में अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो भारत से ब्राह्मी लिपि में अभिलेख प्राप्त हुए हैं और ग्रीक और अरमाइक में अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं और खरोष्टी में उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, सम्राट अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, सम्राट अशोककालीन अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभ लेख, नंबर 3 गुहालेख। नेक्स्ट, सम्राट अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में भद्रोटी फैंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। ठीक है, सम्राट अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की और कब की? तो भद्रोटी फैंथेलर ने 1750 ईस्वी में की। ठीक है, और इन्होंने अशोककालीन शिलालेखों की संख्या कितनी बताई है? वो बताई है 14। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। ठीक है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको प्राप्त हुई? वो हुई 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। तो अशोककालीन अभिलेखों में सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो वह है 7वां अभिलेख। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे हम स्तंभ के बारे हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमने अभिलेख और शिलालेख के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे अशोककालीन वास्तुकला के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे किसके बारे में? अशोककालीन वास्तुकला के बारे में। और अशोक ने अपना महल पाटलिपुत्र में बनवाया था। ठीक है, अशोक का महल कहाँ स्थित है? अशोक का महल पाटलिपुत्र में स्थित है। अशोककालीन इमारतों में ईंट, पत्थर, लकड़ी तीनों का प्रयोग हुआ है। अशोककालीन इमारतों में किस किस का प्रयोग हुआ है? ईंट, पत्थर और लकड़ी तीनों का प्रयोग हुआ है। महावंश के अनुसार सम्राट अशोक ने समस्त भारतवर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ठीक है, महावंश के अनुसार सम्राट अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था।
स्तूप जमीन से गोलाई लिए हुए आकार में उल्टे प्याले के समान होते हैं और अर्धगोलाकार गुंबद अथवा अर्धगोलाकार गुंबद। जो स्तूप है वह जमीन से गोलाई लिए हुए आकार में उल्टे प्याले के समान होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? स्तूप उल्टे प्याले के समान होते हैं और या फिर ये कह सकते हैं कि अर्धगोलाकार गुंबद। ठीक है, सबसे नीचे आधार पर परिक्रमा के लिए मेधी रहती है। ठीक है, सबसे नीचे परिक्रमा के लिए क्या बना होता है? मेधी बना होता है और मेधी तक पहुंचने के लिए सोपान रहती है। ठीक है, मेधी तक पहुंचने के लिए सोपान मतलब रास्ता। मेधी के ऊपर फिर से अंडाकार आकृति जिसे गर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। मेधी के ऊपर अंडाकार आकृति जिसे क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। और गर्भ पर हर्मिका रहती थी। ठीक है, गर्भ कर क्या मतलब गर्भ के ऊपर क्या बना होता है? हर्मिका, जो शिखर पर होती है। हर्मिका कहाँ होती है? शिखर पर होती है। वह आकार में चौकोर होती है। ठीक है, हर्मिका कैसी होती है? आकार में चौकोर होती है। और स्तूप के चारों ओर घेरा रहता था जिसे वेदिका कहते थे। ठीक है, स्तूप के चारों ओर घेरा रहता था जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका की चारों दिशाओं में तोरण द्वार रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब हम चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे कि जो ये घेरा टाइप का है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ये मेघी। ठीक है, जो इस टाइप से जो घेरा वाला है इसे क्या कहते हैं? मेघी। और जो ये वाला है, ये मेधी तक जाने के लिए जो ये है, ये क्या है? सोपान या फिर पद सेना पक्ष, पद सेना पथ। और ये हो गए तोरण द्वार। और जो स्तूप के चारों ओर पूरा घेरा जैसा जो बना हुआ है, ये इसे कहते हैं वेदिकाएं। और ये देखो चारों तरफ से मतलब पूरा गोल करके बना हुआ है। और जो स्तूप है, स्तूप के जो बीचों बीच यहाँ पर पवित्र सामग्री रखी जाती थी, जैसे कि बुद्ध के जीवन के जो कुछ भी अवशेष या फिर जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके जो मतलब उनके अवशेषों को रखा जाता था। ठीक है, और जो ऊपर जो ये चौकोर है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हर्मिका। और छत्र यत्री, और ये पूरा जो गोलाकार है इसे क्या क्या कहते हैं? अंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। अशोककालीन अवशिष्ट स्तूपों में से सांची का स्तूप प्रमुख है। ठीक है, अशोककालीन अवशिष्ट स्तूपों में सांची का स्तूप प्रमुख है। इसके तले का व्यास 120 फुट है। ठीक है, और ऊंचाई 54 फुट है। तो सांची के स्तूप का जो व्यास है वो कितना है? वह है 120 फुट है। और ऊंचाई कितनी है? 54 फुट है। ठीक है, यह ईंटों द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है, ये किससे बना है? ईंटों के द्वारा। यह यह स्तूप अशोक के समय में पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है, जो सांची का स्तूप है यह अशोक के समय में पूरा नहीं हो पाया था। आगे चलकर शुंगकालीन राजाओं ने इसके चारों ओर वेदिकाएं एवं तोरण द्वार बनवाए। ठीक है, किसने बनवाए तोरण द्वार? ये बनाए थे शुंगकालीन राजाओं ने। तभी इस स्तूप को क्या कहते हैं? शुंगकालीन माना जाता है। और अगर कभी पेपर में या फिर एग्जाम में अगर जो सांची का स्तूप किस काल का है करके क्वेश्चन आता है तो ये शुंगकाल ही माना जाता है, क्योंकि ये तोरण द्वारों के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, और कहीं पर मतलब ये भी पूछा जाएगा कि क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आए कि सांची का स्तूप का निर्माण किसके कार्यकाल में
प्रारंभ हुआ, तो ये आएगा सम्राट अशोक के कार्यकाल में। और किस शासनकाल में करके ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस शासनकाल में प्रारंभ हुआ करके, तो ये मौर्य काल में ये स्तूप बनना प्रारंभ हुआ था। और पूर्ण कब हुआ, शुंग काल में हुआ था। नेक्स्ट, अशोक ने अपने शासनकाल में अनेक गुफाओं का निर्माण किया। ठीक है, अशोक ने अपने शासनकाल में अनेक गुफाओं का निर्माण किया। बिहार प्रांत में गया से 19 मील दूर बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर उत्कीर्ण 7 गुफाओं के उल्लेख किया जा सकता है। ठीक है, जो अशोक द्वारा जो भी जिन गुफाओं का निर्माण किया गया वो बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर किया गया था। और ये बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी किस प्रांत में स्थित है, वो है बिहार प्रांत में स्थित है। और इनमें से जो बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर कुल कितनी गुफाओं का निर्माण किया गया है, 7 गुफाओं का निर्माण किया गया है। और इनमें से 4 बराबर की पहाड़ी में स्थित है और 3 नागार्जुनी पहाड़ी पर स्थित है। बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाएं। ठीक है, बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाएं कौन कौन सी हैं, वह एक तो कर्ण चौपड़ है, नंबर 2 सुदामा, नंबर 3 विश्व झोपड़ी और नंबर 4 लोमस ऋषि गुफा। ठीक, और इनमें से जो सुदामा गुफा है वह क्या है, सबसे पुरानी गुफा है। और लोमस ऋषि गुफा का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने किया था। ठीक है, तो लोमस ऋषि गुफा का निर्माण किसने किया था, अशोक के पौत्र दशरथ ने किया था। और इसके द्वार के मेहराब हाथियों की पंक्ति बनी हुई है। ठीक है, इसके द्वार के मेहराब में हाथियों की पंक्ति बनी हुई है तथा भीतर की ओर दीवारों पर ओप भी किया हुआ है। ठीक है, दीवारों पर ओप का मतलब पॉलिश किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है नागार्जुनी पहाड़ी पर स्थित गुफा। अब नागार्जुनी पहाड़ी पर जो 3 गुफाएं हैं वो कौन कौन सी है, वह है गोपी गुफा, वैदिक वहीजक गुफा और सीतामढ़ी गुफा। ठीक है, अब इनमें से जो गोपी गुफा है वह क्या है, सबसे बड़ी गुफा है। ठीक है, आकार में जो ये तीनों गुफाएं हैं, जो गोपी गुफा, वैदिक गुफा और सीतामढ़ी गुफा, तो इनमें से जो गोपी गुफा है वह क्या है, सबसे बड़ी गुफा है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन मौर्यकाल में अशोककालीन मूर्तिकला। ठीक है, अशोककालीन मूर्तिकला के बारे में। अशोककालीन कुछ मूर्तियों के उदाहरण भी अत्यंत उत्कृष्ट है। इनमें से पटना के पास दीदारगंज में प्राप्त हुई, अब पटना संग्रहालय में प्रदर्शित चांवर धारणी की ओबदार प्रतिमा अशोककालीन मूर्तिकला की एक उत्कृष्ट अद्वितीय उदाहरण है। ठीक है, अशोककालीन मूर्तियों में उदाहरण जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो क्या है, दीदारगंज से प्राप्त, पटना के पास दीदारगंज से प्राप्त हुई एक चांवर धारणी। ठीक है, कौन सी मूर्ति, चांवर धारणी की जो मूर्ति है वह बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है अशोककालीन। ठीक है, और इस मूर्ति पर एक ओबदार प्रतिमा है। ठीक है, ओबदार का मतलब पॉलिश किया गया है इस मूर्ति पर, मतलब ऐसी मूर्ति है। और अशोककालीन मूर्ति कला का यह एक उत्कृष्ट एवं अद्वितीय उदाहरण है। ठीक है, यह मूर्ति कोरकर बनाई गई है। ठीक है, जो चांवर धारणी मूर्ति है वह कैसी बनाई गई है, कोरकर बनाई गई है। और यह मूर्ति चुनार के लाल बलुआ पत्थर की बनी है। ठीक है, जो चांवर धारणी मूर्ति है वह किससे बनी है, चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनी है। मूर्ति के दाहिने हाथ में चांवर है और केश राशि गुथी हुई है। हाथ में हाथ की कलाई में चूड़ियाँ तथा कंगन है। गले में मोतियों का 2 लड़ा हार पहना हुआ है और कमर में 5 लड़ियों वाली करधनी और पैरों में कड़े के आभूषण हैं। ठीक है, और जो मौर्यकालीन मूर्ति कला की जो प्रमुख विशेषता है वह क्या है, यह
यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो क्या बनाई गई है, ओपदार बनाई गई है। ओपदार का मतलब होता है कि पॉलिश करके यहाँ की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ठीक है। ओके दोस्तों, अब ये मौर्य काल में इतने ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन थे, वो हमने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर यूजफुल लगा है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसी मतलब ऐसे ही इसी प्रकार से परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।